स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर मैं आपके सामने एक शब्द का उपयोग करूं जिसका नाम है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उससे आप क्या समझते हैं? अगर आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहूं, अगर आपको मान लो पेरिस से या फ्रांस से यूके में या सामान भेजना है या लोगों को जाना है, तो आज फ्रांस और यूके के बीच में एयर ट्रैवल भी है, एयर कार्गो भी है, सी ट्रैवल भी है, सी कार्गो भी है, रोड भी है और साथ ही साथ रेलवे की भी सुविधा है। जब कोई किसी भी देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कई तरीके के ट्रांसपोर्ट ऑफर करता है लोगों के लिए और गुड्स के मूवमेंट के लिए, तो उसको हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। और उसी को भारत में लागू करने के लिए नितिन गडकरी जी, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनने आह्वान किया है और कहा है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने, उन्होंने बोला था ये अर्थव्यवस्था का टारगेट हमारा 2024 तक मीट हो जाना चाहिए, लेकिन IMF का कहना है कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2026 तक। इसमें तेजी लाने के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। अब आगे बढ़ने से पहले कि ये कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, हमको ये समझना जरूरी है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आखिर होता क्या है और उसकी एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी फायदे और नुकसान भी जानने जरूरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना जरूरी है। क्यों? भारत में भी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच विद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इज एट कोर ऑफ इंडियाज बिकमिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये बोला गया है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है, ये समझनी, सीधे सीधे समझिए। व्हाट इज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये होता है जिसका उपयोग जब आप मान लो दिल्ली से आपको इलाहाबाद जाना है, आपके पास दिल्ली में ऑप्शन होना चाहिए कि आप रोड से जा सको, ट्रेन से जा सको और यहां तक कि यमुना से भी जा सको, मतलब पानी के उससे भी जा सको। रोड, रेलवे, एयर एज वेल एज वाटर ट्रांसपोर्ट। जब एक पॉइंट पे आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट साधन मिल जाएं, खुद जाने के लिए और गुड्स और सर्विसेज को ले जाने के लिए, उसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। यानी आप कोई सामान है या लोग हैं, वो एक जगह से आए, एक जगह पहुंचे और वहां से वो फ्लाइट भी ले सकें, रोड भी ले सकें, शिप से भी जा सकें, रेलवे से भी जा सकें, फिर दूसरे पॉइंट पे पहुंचे, वहां भी ये ऑप्शन हो, फिर अपनी जगह पहुंच जाए जहां जाना था या गुड्स को जहां जाना था। ऐसे मॉडल को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है। अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। अच्छाइयां क्या है, एडवांटेजेस क्या है? भाई इसमें कम टाइम लगता है, मतलब आप दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे हो, आपको कम समय में चीजें पहुंचानी या खुद जाना है तो आप फ्लाइट ले लो, कम एफर्ट। कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो यमुना के ऊपर सामान भेज दिया। डिलीवरी टाइम बेहतर करना है, एफिशिएंसी बेहतर करनी है तो भी फायदा मिलता है। ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी बढ़ जाती है क्योंकि आप चुन सकते हो किससे जाना है आपको। फिर वन कॉन्ट्रैक्टर टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द फ्रेट, यानी जो भी सामान आप भेज रहे हो, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने आपने एक कॉन्ट्रैक्टर चुन लिया, वन कॉन्ट्रैक्टर, और वो सामान पहुंचा देगा आपका। वो किसी भी मॉडल से पहुंचाए, रोड से पहुंचाए, ट्रेन से पहुंचाए, फ्लाइट से पहुंचाए, पानी के रास्ते पहुंचाए, रेल के रास्ते पहुंचाए, एक कॉन्ट्रैक्टर दे, अब उसका झंझट है। सस्ते में क्यों हो जाएगा? क्योंकि
मल्टीपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो सस्ता पड़ेगा वहां से इस्तेमाल करके वो कॉन्ट्रैक्टर पहुंचा देगा। ये सारे फायदे, कम समय, कम एफर्ट, कॉस्ट रिडक्शन, एफिशिएंसी, हैंडलिंग बेहतर, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी और एक कॉन्ट्रैक्टर। साथ ही साथ जब लोग जाते हैं तो ये वाला हटा दो, बाकी सारी चीजें आपको फायदा मिलता है। इसमें ऑब्वियसली हर चीज की अच्छाई, हर चीज की बुराई होती है, तो उसकी बुराई क्या है? ठीक है, आप अगर सामान भेज रहे हो तो आप चूज नहीं कर सकते कि कौन सा ट्रांसपोर्ट के जरिए आप भेजोगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर चुनेगा किसके जरिए। आप बीच में अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है और बीच में 3 डेस्टिनेशन है, तो आप चुन नहीं सकते कि यहां 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 कौन सा ट्रांसपोर्ट कैरियर आप चुनोगे। तो ये इसकी बुराइयां हैं, ये समझ लिया। अब आगे बढ़ने से पहले कि भारत में इसकी अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, इस पे फोकस हमें क्यों करना चाहिए, ये समझने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं दिखा दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फाउंडेशन बैच 5 लॉन्च करा जा चुका है। इसको ज्वाइन करने के आपके कई फायदे हैं। पहली चीज, इसमें प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी बेसिक स्तर से आपको कराई जाएगी। माना जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता और वहां से आपको पढ़ाया जाएगा। और ये हमारा इवनिंग बैच है आखिरी 2023 के बच्चों के लिए। 14 सितंबर से इसकी क्लासेस चालू हैं और 6 बजे शाम को इसकी क्लास होगी। पहले इसमें ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। अब इसमें आपको अगर ज्वाइन करना है तो इस समय इसकी एडमिशन कॉस्ट है 24,499। इसको आप 18,999 में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप कोड यूज करेंगे केपी लाइव। इसमें कई फायदे हैं आपको, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग, नोट्स, मेंटर, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, साथ ही साथ ज्ञानवाणी सेशन, ऐसी कई सारी चीजें इसके अंदर आपको दी जा रही हैं जो बाकी जगह आप ऑफलाइन जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी। अफोर्डेबल प्राइस है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ हमने यूपीपीएससी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है, यूपीपीएससी फोकस। उसमें 2 तरीके के बैचेस हैं। एक में आपको मेंटर दिया जा रहा है। मेंटर वो इंसान होता है जो आपको हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगा, व्हाट्सएप पे, फोन पे। आपके कोई डाउट्स हैं जो आपको पूछने हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कैसे फोकस्ड रहना, ये सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम है उससे शेयर कर सकते हो। मेंटर वो होता है। इसको आपको अगर चूज करना है, ये जो 17,999 का है, इसको आप चूज कर सकते हो 12,999 में अगर आप फिर से कोड इस्तेमाल करोगे केपी लाइव। अगर ये वाला कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको ये 12,999 मिलेगा। मेंटर नहीं चाहिए तो ये 13,999 का कोर्स है। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट थी। अब इसके बाद आगे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये कोड है यूपीएससी में, अगर ये लगाएंगे आप तो इतना मिलेगा 12,999 पीसीएस में। अब देखिए, जैसे जैसे किसी भी देश का विकास होता है वहां ट्रांसपोर्ट पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि लोग ज्यादा मूव करते हैं, साथ ही साथ गुड्स का भी मूवमेंट ज्यादा होता है। तो भारत में भी ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ फ्रेट यानी गुड्स के मूवमेंट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, ट्रांसपोर्ट यानी लोगों के मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट की डिमांड और गुड्स के मूवमेंट की ट्रांसपोर्ट की डिमांड दोनों बढ़ेगी। और इसको सुलझाने के लिए जब तक हम इंटीग्रेशन नहीं लाएंगे तब और इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं करेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तब तक हम इस डिमांड को फोरसी करके दूरगामी दृष्टि से अगर हम नहीं देखेंगे, इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं करेंगे कि यार यहां बस अड्डा है, अब रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर दूर बना दिया या एयरपोर्ट कुछ और दूर बना दिया, तो अगर हम इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैम्पर करेगा और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अच्छे गुड्स कैरियर्स डेवलप नहीं हो पाएंगे भारत में। आगे अगर हम बढ़े, इन इंडिया अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग। शहरीकरण बढ़ रहा है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से आर्थिक अपॉर्चुनिटीज, मौके भी बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ये मौके बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे प्रेशर पड़ेगा। तो जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, डोमेस्टिक इमिग्रेशन होता है, यानी लोग दिल्ली से बैंगलोर, बैंगलोर से कहीं मुंबई जाने लगते हैं। तो
वर्किंग क्लास का भी माइग्रेशन होता है और गुड्स का भी मूवमेंट होता है, खास तौर से अर्बन सेंटर्स में। तो अगर हमें हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर नहीं बनाए, मल्टी मॉडल नहीं बनाए, तो लोगों को चॉइस नहीं मिलेगी। जब लोगों को चॉइस नहीं मिलेगी तो लोगों को परेशानी होगी, और परेशानी के साथ साथ एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी है उसका। अगर आप लोगों को रोड ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन दो, रेलवे का दो, हवाई जहाज का दो, और पानी से भी जाने का मौका दो, तो लोग पास ऑप्शन होगा और हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, आर्थिक अपॉर्चुनिटी, और सबका विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कार्गो मूवमेंट की भी होगी, लोग भी आराम से आ जा पाएंगे, और बिजनेस सेंटर आसानी से खुल पाएंगे उन जगह जहां कई तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हैं गुड्स और लोगों को ले जाने के लिए या लाने के लिए। अगर हम आगे बढ़ें, डेवलपमेंट साइकिल थ्रू एन एनालिसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो जैसे जैसे किसी भी देश में आर्थिक विकास बढ़ता है, उस देश में शहरीकरण बढ़ता है। शहरीकरण की वजह से ट्रांसपोर्ट पे डिमांड बढ़ती है। लोग चाहते हैं कि बेहतर ट्रांसपोर्ट हो, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो यातायात के, गुड्स को ले जाने लाने के लिए यातायात हो। और जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, जरूरत पड़ती है कि अंदरूनी इलाकों से रॉ मटेरियल को लाया जाए, शहरों में फैक्ट्री में उनका फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाए और फिर दूसरी जगह बेचने के लिए दिया जाए। और ये अंदरूनी इलाकों से फैक्ट्री में सामान लाने के लिए क्या लगता है? ट्रांसपोर्ट लगता है। फिर वहां से फिनिश प्रोडक्ट ले जाने के लिए क्या लगता है? ट्रांसपोर्ट लगता है। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा तो आसान हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के नितिन गडकरी जी ने कहा है कि इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या उससे आगे जाना है तो मल्टी मॉडल पे हमें काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग इकोनॉमी इन इंडिया मस्ट बी मेट, जो मल्टी मॉडल से मीट करी जा सकती है। अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, कमर्शियलाइजेशन यानी बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा, उसकी वजह से हमारे जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रोड हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, उन पे प्रेशर बढ़ेगा। इंक्रीजिंग द कंजेशन, राइजिंग पॉल्यूशन एंड अनमैनेजेबल अर्बन स्प्रॉल्स होंगे। तो इसको अगर हमें कम करना है, अगर हमें पोल्यूशन कम करना है तो हम मेट्रो बना सकते हैं। अगर हमें पोल्यूशन कम करना है तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट पे फोकस कर सकते हैं। अगर हमें अनमैनेजेबल अर्बन स्प्रॉल कम करना है यानी स्लम्स कम करने हैं तो क्या करेंगे? हम इतनी अच्छी कनेक्टिविटी बनाए शहरों से कि वहां आदमी आकर ना रहे, अपना ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे और आ जाए, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करे और गुड्स ले आए और ले जाए। तो हमें इसको इंटीग्रेटेड तरीके से करना है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, इन फ्यू डेकेड्स सरकार ने बहुत कोशिश करी है कि जितनी डिमांड बढ़ रही है उसको हम मीट करें। ट्रैवल की जो डिमांड बढ़ रही है और जो कार्गो की डिमांड बढ़ी है उसको हम मीट करें। लेकिन हमेशा क्या हो रहा है कि वो डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो हम बना रहे हैं वो उसको कैचअप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो एवर राइजिंग ट्रांसपोर्ट एंड कार्गो डिमांड विच करस्पॉन्ड्स विद इकोनॉमिक ग्रोथ has been difficult to meet in absence of integrated planning। तो हमें अगर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है तो हमें एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी चाहिए। रोड डिपार्टमेंट को अलग प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, रेलवे को अलग नहीं, एयर वालों को अलग नहीं, वाटर वालों को अलग नहीं, सबको साथ में बैठकर प्लान करके एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो, टाइम बचे, प्रोडक्टिव बढ़े, इफिशियंसी बढ़े, सारी चीजें में हो। आगे बढ़ते हैं। These high investment, high operational expenditure projects have been approved because long-term socio-economic benefit that brings। सरकार ने जो हमारे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में बहुत सारे, खासतौर से रोड, रेलवे में बहुत सारे, और पोर्ट्स में सागरमाला प्रोजेक्ट है, उड़ान स्कीम है एयरपोर्ट में, ये सब अनाउंस कर दिए हैं। उसका पर्पस यही है कि हम इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए और कर रहे हैं क्योंकि इसके बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक बेनिफिट होंगे फ्यूचर में।
सामाजिक क्यों? आराम से लोग शहरों में जाकर काम कर पाएंगे जहां आर्थिक मौके ज़्यादा हैं। आर्थिक क्यों? कॉस्ट कम होगी, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ज़्यादा गुड्स का आदान प्रदान होगा, कम दाम पे होगा तो ज़्यादा होगा। तो उस वजह से ये हम लोग कर रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ें, फ्रॉम कम्यूटर्स टू कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, दीज प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड व्हाट? सस्ते दाम पे ट्रांसपोर्ट, रिलायबल ट्रांसपोर्ट, सेफ ट्रांसपोर्ट, फास्ट ट्रांसपोर्ट और ग्रीन ऑल्टरनेटिव टू अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स। अगर हम भारत में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विकास करते हैं तो वो सस्ते भी होंगे, रिलायबल भी होंगे, सेफ भी होंगे, फास्ट भी होंगे, ग्रीन भी होंगे, पोल्यूशन भी कम करेंगे और इससे सभी का फायदा है। लेकिन देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। कई जगह हैं सिर्फ रोड्स ही हैं, रेलवे नहीं है आज भी। कई शहर हैं जहां एयरलाइन नहीं है। हमारे पास इतने सारे नदियां हैं छोटी बड़ी, उस पे इनलैंड वाटरवेज का विकास नहीं है, तो हमें उस पे काम करना चाहिए। अगर हम जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है, उत्पाद का व्यापार होता है जो सड़क से सबसे ज्यादा होता है, उसको हम पानी पे डाल दें तो सड़क पे एक तो बहुत सारी दुर्घटना होती है, ट्रक से, बसेस, ये सब हम रोक सकते हैं। और पानी पे जो गुड्स जाते हैं उनकी कॉस्ट कम होती है, तो इकोनॉमिक बचत भी है, तो उस पे हमें काम करना चाहिए। आगे अगर हम बढ़े, देयर इज अ नीड फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच। बार बार मैं बता रहा हूं आपको, इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। कहां? कि वाटरवेज वाला रेलवे से भी बात करे, एयरपोर्ट वाले से भी बात करे, रोड वाले से भी बात करे और लॉजिस्टिक पार्क वाले से भी बात करे, क्योंकि गुड्स के मूवमेंट के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में रोड, रेलवे, वाटरवेज, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक पार्ट जहां सामान जाकर गोडाउन में रखते हैं, उन सबका इंटीग्रेशन होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं, इस इंटीग्रेशन से क्या होगा? जो सामान ले जाने की या लाने की कॉस्ट है, अगर हम इंटीग्रेटेड प्लानिंग करते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो 16 से 10% की बचत हम कर सकते हैं कॉस्टिंग में, जो बहुत ज्यादा बचत है। और इसके लिए इंपेरेटिव क्या है? सबसे ज्यादा इंपेरेटिव, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा आज के समय ट्रांसपोर्ट, चाहे लोगों का हो चाहे गुड्स का हो, वो रोड्स के जरिए होता है। लेकिन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि वो हमें 16 से 10% की बचत देगा, जो इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, ज्यादा मूवमेंट हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर में देखिए, सरकार ने बहुत चीजें प्लान करी। सरकार ने ओशन फ्रेट बढ़ाने के लिए, ओशन के जरिए गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाने के लिए मैरीटाइम एजेंडा 2010-20 लागू किया था। उसकी वजह से क्या होगा? नॉन मेजर पोर्ट्स में ज्यादा व्यापार बढ़ेगा, कंटेनर बढ़ेंगे, ईस्ट कोस्ट पोर्ट में ज्यादा बिजनेस आएगा, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पोर्ट है। फिर हम ये प्राइवेट सेक्टर के जरिए चलाएंगे, बनाएंगे। जब हम रेलवे फ्रेट की बात करते हैं तो क्या होगा? राइजिंग इन्वेस्टमेंट इन रेल विल फ्यूल ग्रोथ इन एलाइड सेक्टर। रेलवे से जुड़े हुए जो कारोबार है उसमें और इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी, चाहे वो रेल के डब्बे बनाने वाली फैक्ट्रियां हो, चाहे पोर्ट हैंडलिंग इक्विपमेंट हो। रेलवे को पोर्ट से जोड़ो ताकि सीधे सामान पोर्ट से जाकर शिप हो जाए बाहर। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ेगा, फिर कंस्ट्रक्शन कंपनियों को रेलवे के अराउंड काम करने को मिलेगा। एयर फ्रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टीयर 2 सिटीज से हम कार्गो सिस्टम को जोड़ पाएंगे, लोगों को ले जा पाएंगे, ला पाएंगे। 25 नए हम एयरपोर्ट्स बना रहे हैं टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में, से हमको इकोनॉमिक मिलेगा। मॉडर्नाइज कर रहे हैं हम नॉन मेजर एयरपोर्ट्स को। साथ ही साथ ट्रकिंग की जब हम बात कर रहे हैं, अबाउट 110 न्यू लॉजिस्टिक पार्क्स हम खोल पाएंगे, ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे रोड से। तो उससे जो अंदर वाले इलाके, जो भारत के अंदरूनी इलाके, वहां से रॉ मटेरियल और गुड्स और लोगों को ले जाना लाना आसान हो जाएगा। और फिर PPP सर्विस, ये सारी चीजें क्या करेंगे हम? मल्टी मॉडल जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो उससे हमको बहुत फायदा होगा। इसी को पिच कर रहे नितिन गडकरी जी कि भारत में अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और उसके आगे हमें जाना है तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमें फोकस करना चाहिए। खत्म करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, KP लाइफ कोड का आपको इस्तेमाल करना है।
यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आपको इतने में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यही कोड आपको लगाना है, आपको 12,999 में कोर्स मिल जाएगा, जिस कोर्स की कीमत है 17,999। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहे लिंक। सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए आप इन लिंक्स पे मुझे जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में आपको सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।